बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 2007 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशल पहला क्वेश्चन है कि ए बी ए एन बी ए बी। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है ना, वेक्टर्स के चैप्टर में होती थी जब हम उसकी प्रोडक्शन यानी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट करते थे। तो बोल रहे कि अगर इस तरह का गिवन होगा तो इज़ अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी, तो इज़ अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, अ करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द चार्ज। अच्छा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड। तो ये कन्वेंशनल करंट है। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है इस क्वेश्चन में कि अगर इसे इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बोला गया। अब मेरी बात सुनो, जो पुराना वो था ना व्यू था करंट के बारे में, वो ये था, पॉइंट ऑफ व्यू जो करंट के बारे में पुराना था, दैट इज़ वाइज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। वो ये था कि जो करंट है ना वो फ्लो करती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि इट इज़ नॉट फ्लो पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक। फिर हमें पता लगा कि दैट द करंट जो है ना असल में दैट इज़ द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। क्या पता लगा हमें कि असल में जो करंट है वो जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो फिर उसे नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। तो बस एक जो यू है वो एक कन्वेंशनल करंट का है। ये पुराने ज़माने में जो करंट की डेफिनेशन होती थी, बट राइट नाउ हम इलेक्ट्रिक करंट जो, लेकिन अगर अभी जो करंट की डेफिनेशन हम बोलते हैं ना दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर आया ना कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द फ्लो ऑफ नेगेटिव आयन, तो वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, बस इतना याद रखना। A massive ball collide with a light ball. What will be the velocity of the heavy ball after collision? अच्छा, यहाँ पे तो अब अगर थोड़ा सा आप खुद भी दिमाग लगाए कि भाई एक बड़ा बॉल है, उसने कोलाइड किया एक छोटे बॉल के साथ, तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉल, इस हैवी बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन इस बड़े बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब आप खुद बताओ, इसकी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। डबल तो हो ही नहीं सकती इसकी वेलोसिटी, ना तो हाफ होगी। इट विल रिमेन स्टेशनरी, नहीं स्टेशनरी भी नहीं रहेगा। लाइटर बॉल विथ रीबाउंड विथ डबल वेलोसिटी, हाँ ये जो छोटा बॉल है ना इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी क्योंकि इसके साथ उसने कोलाइड कर लिया, ठीक है। अब इस तरह वाले क्वेश्चन को मैंने एक फिजिक्स एंड सेकेंड से ही समझा था। उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये v1 और v2 वेलोसिटी है, एक मास की और दूसरे मास की। आफ्टर कोलिजन हमने उस वेलोसिटी पर जस्ट एक कॉमन लगा दिया और इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है। अब केसेस कुछ इस तरह आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें से ही आते हैं मोस्टली। कभी कभी केस ऐसा होगा कि दोनों मासेस इक्वल है। अब यहाँ पे मासेस में बोल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में मासेस नहीं बोलते, क्वेश्चन में बोलते हैं कि भाई दो बॉल्स हैं उनके सेम मास है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब अगर मासेस सेम है तो आपका जो वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन, यानी v1 का मतलब है पहले बॉल की या मास 1 की वेलोसिटी, ठीक है। मास 1 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन वो बराबर होगी आपके जो मास 2 की जो वेलोसिटी थी ना बिफोर कॉलिजन, जो मास 2 की वेलोसिटी थी उसके बराबर होगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं। और जो v2 है ना दैट इज आफ्टर द कॉलिजन m2 की वेलोसिटी क्या होगी, तो आफ्टर कॉलिजन m2 की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी v1 के, यानी मास के बिफोर कॉलिजन मास के वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। ये आपको समझ भी आ रहा होगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये केसेस है जब मासेस बराबर हो, लेकिन अगर आपकी बिफोर कॉलिजन दूसरे मास की, यानी दूसरा मास जो है वो स्टेशनरी पर हो, ठीक है। यानी दूसरे मास की वेलोसिटी v2 का मतलब है दूसरे मास की वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या है वेलोसिटी जीरो, यानी दूसरा मास रेस्ट पर हो, ठीक है। तब फिर ये कंडीशंस आपको मिलेंगी। अब दूसरा मास दोबारा रेस्ट पर है लेकिन m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यही बात यहाँ पे भी की है। अ मैसिव बॉल कोलाइड विद द लाइट बॉल, यहाँ पर है कि नहीं, मास 1 यानी बड़ा बॉल कोलाइड विद द m2 और m2 छोटा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। अब और आपसे सवाल किया गया कि वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉल, हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉल क्या बतानी है हमें, वेलोसिटी ऑफ द हैवी बॉल आफ्टर कॉलिजन। तो ये रही भाई v1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ द मास 1 बट आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो आप खुद बताओ क्या क्या वेलोसिटी रही उसकी, वो बराबर है मास 1 के बिफोर कॉलिजन के बराबर है, ठीक है। यानी बिफोर कॉलिजन जो उसकी वेलोसिटी थी ना आफ्टर कॉलिजन भी उसकी वही वेलोसिटी रही, चेंज नहीं हुई, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। आपको ये केसेस मिल सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर लिया है कि
V1 एंड V2 बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन V1 एंड V2, V1 मास 1 की वेलोसिटी, V2 मास 2 की वेलोसिटी, V1 मास 1 की वेलोसिटी, V2 मास 2 की वेलोसिटी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, ये है कि इन एक्सरे प्रोडक्शन, अब अगर एक्सरे की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, LMN कम इनटू द K, द रेज आर फॉर्म। अच्छा, ये जो है ना, आपका पता है कौन सा टॉपिक है, ये एक्सरे स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि सवाल बोल रहा क्या है। पता है एक्सरे की प्रोडक्शन कैसे होती है, आपने पढ़े होंगे ना, KLMN शेल, KLMN, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे कॉन्फ़िगरेशंस में, एवरीवन नो। एक SPD कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम SPD पर आते हैं। तो भाई एक्सरे की प्रोडक्शन ऐसे होती है कि जब K से कोई इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं, यानी इसका एक शेल खाली हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे चला जाए, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, अपने शेल को फिल करने के लिए क्या करता है, L से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सही है। तो ये L का इलेक्ट्रॉन K में जाना, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जब L का इलेक्ट्रॉन K में चला जाए तो इससे क्या होता है कि एनर्जी स्टोर हो जाती है, कि एनर्जी इमिट हो जाती है, और उससे आपका पैदा हो जाता है एक्सरेज, ठीक है। क्या बोला मैंने कि भाई एक K के शेल में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए चला गया, तो K ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने शेल को स्टेबल बनाने के लिए, अपने शेल को फिल करने के लिए L से इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे ही इसने ये काम किया, एक एक्सरेज यानी एक एनर्जी इमिट हुई, और उसको हमने क्या बोला, एक्सरेज बोल दिया। ये क्लियर हो गई ये बात। अब पता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब चले गए, ठीक है, तो K क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन L से ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन M से ले लेता है, ठीक है। तो जब वो L से लेता है ना तो बन जाता है K अल्फा, लेकिन अगर वो M से ले रहा है ना तो बन जाता है K बीटा, और इसे हम बोलते हैं K सीरीज फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। क्या, यानी एक्सरे की प्रोडक्शन ही हो रही है लेकिन K सीरीज बन गई, K अल्फा एंड K बीटा। कैसे बनी, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला K से, तो L ने उसको दे दिया, जब L देता है तो अल्फा होती है, और जब M देता है तो K बीटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, सही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन एक्सरे प्रोडक्शन LMN, देखो LMN कम इनटू द K, क्या बोल रहे हैं कि LMN यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि जब एक्सरे की प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो LMN के शेल से अगर K में चीज़ आ गई, द रेस फॉर्म्ड आर K अल्फा एंड K बीटा, ठीक है। आपके आंसर कीज में ये वाला आंसर है, लेकिन ये नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। इसी तरह एक L की सीरीज़ भी बनती है, और L की सीरीज़ ऐसे बनती है कि फॉर एग्जांपल K की जगह L का शेल खाली हो गया। जब L का शेल खाली हो जाएगा ना तो L क्या करेगा, अब वो K से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो क्या लेगा, वो M से इलेक्ट्रॉन लेगा, वो N से इलेक्ट्रॉन लेगा, और पीछे जितने कॉन्फ़िगरेशंस हैं, शेल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो फिर बनेगी L सीरीज़, क्लियर हो गई। और L सीरीज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। इसी तरह अगर L की जगह M का शेल खाली हो गया तो फिल करने के लिए M किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, N से, तो फिर बनेगा M की सीरीज़ फॉर द एक्सरे प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान लगाओ तो उन्होंने सवाल में क्या बोला है, LMN तीनों वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, यानी K सीरीज़ बनेगी ना, इलेक्ट्रॉन्स L से भी आ रहे हैं, M से भी आ रहे हैं, और N से भी आ रहे हैं K में। अगर यहाँ पे बात हो रही होती ना कि भाई L ना होता और यहाँ पर होता, अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह होता कि भाई MN से इलेक्ट्रॉन आए L में, तो बताओ एक्सरे प्रोडक्शन में कौन सी सीरीज़ बनी, तो फिर हम बोलते हैं कि हाँ भाई L अल्फ़ा L बीटा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स इन से K में आ रहे तो दैट इज़ K वाले बन रहे, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके एक्सरे स्पेक्ट्रा में अगर आपको समझना हो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। If an image is formed of a distance of 24 centimeter and 4 times magnified than the actual object, the object must have been placed at a distance of, अच्छा ये इसका क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, the relation between visual angle and the apparent size is proportional to the square root. Diffraction grating is used to study interference. Standing wave frequency in a pipe in which one side is closed and the other side is open. एक साइड क्लोज है, दूसरा साइड ओपन है, और बात किसकी हो रही है, पाइप की। यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, वन साइड इज क्लोज,
वन अदर साइड इज ओपन, और पाइप की बात हो रही है, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ V/4, V/4L। अब मैं आपको समझाती हूँ। अगर स्टैंडिंग वेव्स इस तरह के फॉर्म में आपको मिल सकती है, आपको स्ट्रिंग मिला होगा, ठीक है, स्ट्रिंग, या तो ये पाइप्स हैं, पाइप्स की दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एक पाइप की कंडीशन है कि दोनों साइड से ओपन है, एक पाइप की कंडीशन है कि एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है। तो अगर F1 की फ्रीक्वेंसी हमें निकलवानी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका जो मल्टीपल इस F1 जो मल्टीपल होता है वो 2L का होता है, ये भी 2L का होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये 4L यहाँ पे लगा होता है। अब हम आते हैं इसके N पर, मल्टीपल्स इसके क्या है। अच्छा, इन दोनों के मल्टीपल्स होते हैं इवन, यानी इवन नहीं समझो, लेकिन बस 1 2 3 4, इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है कि इवन ऑड। लेकिन अगर यहाँ पर हम मल्टीपल्स पर आए तो यहाँ पे मल्टीपल्स होते हैं ऑड, ठीक है। अब इसके अंदर जाऊँगी तो बहुत समझाना है, ठीक है, तो मैं ऊपर से समझा रही हूँ, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है कि इसी तरह हम F1 की जो फ्रीक्वेंसी निकलवाते हैं उसका ये फॉर्मूला होता है। और इन दोनों के लिए अगर स्ट्रिंग है या पाइप दोनों साइड से ओपन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑड मल्टीपल्स यहाँ पे, यानी n की जगह क्या आएगा, ऑड मल्टीपल्स। इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ g विल बिकम। अच्छा, वे ये फॉर्मूला होता है ना आपके g का, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है दैट इज़, अब वो हो गया हाफ, मैंने हाफ कर दिया। जब हाफ करने से अब ये सोल्यूशन तो आपको आना चाहिए ना, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा भाई इस पर स्क्वायर था तो ये 4 बन जाएगा, r² अपनी जगह पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू g। तो मैं वापस g लगा दिया, एंड दैट इज़ 4g, यानी आपका जो रेडियस हाफ करने से आपका g बढ़ गया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाए तो g और r का इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर रेडियस रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो g उतने टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है। और स्क्वायर का रिलेशन है तो उतने ही टाइम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पर भी 4 नज़र नहीं आ रहा, और आंसर कीज़ में उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है 1/4। अब 2g 1/2g तो हम लगा नहीं सकते, शायद यहाँ पे 4g होता तो सी वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन अब यहाँ पे करेक्ट आंसर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। या तो इनसे गलत हुआ है, कुछ तो हुआ है। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, बहुत ईजी है, इफ़ द नेट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो देन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पहले ही मैं टॉर्क अगर समझा भी रही थी पिछले सवाल जवाब में, तो टॉर्क की डेफिनेशन ये थी कि वो एक फॉर्मूला ये था टॉर्क का कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है। तो अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, इसमें से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। अगर हम बाकी सवालों को देखें तो लीनियर मोमेंटम का तो उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस सेकेंड ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन, इस पर मत जाओ, उन्होंने क्वांटिटी मांगी है। द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन लूप इज गिवन बाय। अच्छा, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मांग रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया। अच्छा, एक तो F1 का फॉर्मूला ये है, लेकिन ये वो फ्रीक्वेंसी है जो लूप की फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, ठीक है। एन लूप्स के लिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो भाई वो एन हम लिख देते हैं। और अगर F1 पहले से दिया गया है सवाल में तो बहुत इजी है, लेकिन अगर F1 नहीं दिया गया तो भाई F1 का फॉर्मूला फिर ये है। ये कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज है जो मैंने पीछे भी बताए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉल इज मूविंग ऑन द टेबल, विच एनर्जी डज इट प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि एक टेबल है, उस पर आपका जो है बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो मसला ये कि वो मूव भी कर रहा है। तो अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो ये तो बात क्लियर है ना कि उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर ये बॉल ज़मीन पर होती तो कोई फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्ट करती, लेकिन ये एक हाइट पर है, ठीक है। वो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हाइट पर है, दैट इज़ बहुत पोटेंशियल इन काइनेटिक एनर्जी। मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, और हाइट पर है तो पोटेंशियल, तो इसलिए दोनों है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी इन एस टी। अच्छा, मुझे सी का डायमेंशन मालूम करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या था, C/T3। अच्छा, इस पे मुझे सी का, तो पहले तो मुझे सी को साइड पे कर लेना चाहिए। ये कुछ बन जाएगा इस तरह। अब अगर मैं एस को करूँ तो एस क्या है, ये तो पढ़ा है ना भाई, V/T इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, यानी ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये V/T के बराबर हो गया। अगर इसका मैं वो निकालूँ तो ये मीटर को रिप्रेजेंट करता है। छोड़ो सब बातें, एस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। और इसका सेकंड, ठीक है। लेकिन मीटर को अगर डायमेंशंस में देखो जाए तो L, और इसको देखा जाए तो T, तो ये इसके डायमेंशंस हो गए LT3, दैट इज़ ये रहा LT3,
इफ़ आर बॉडी इज इमर्स इनटू वाटर द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू, अच्छा अगर एक बॉडी को हमने वाटर में डाल दिया है, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी के साथ क्या होगा, तो वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा जो उस वेट को हमने डिस्प्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉल थ्रो अपवर्ड विद वेलोसिटी विल कम मोमेंटली इन द रेस्ट इन, अच्छा जस्ट यही क्वेश्चन है। अच्छा एक बस वेलोसिटी दी है और हमें टाइम मालूम करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसे सही करेंगे, उसके बाद VF हमें 0 है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, बॉल थ्रो अपवर्ड विद द वेलोसिटी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, और जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते तो ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। VI ये रही, एक्सेलरेशन मैंने डाल दी, ये ए नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए था मुझे, G क्योंकि ऊपर फेंका गया है बॉल, ठीक है। और इतना तो आपको आना चाहिए कि 9.1 मल्टीप्लाई बाय 9.1 2 ज़ा 19.6, ठीक है, तो 2 सेकेंड। ये चीज़ें याद कर लो, ये वहाँ पे आप इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि बैठ के इसके पॉइंट हटाओ। ये मुझे भी याद नहीं था, लेकिन सॉल्व करते 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 MDCAT में मुझे इतना याद हो गया था कि भाई 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो 19.6 आता है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास मूविंग विद वेलोसिटी इन द रेडियस, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है जो हम फ्रीक्वेंसी और रेडियस मालूम करते हैं nth ऑर्बिट का, वो पोटेंशियल एनर्जी दी गई है। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड देन द थंब विल पॉइंट एट, अच्छा याद रखो जो थंब होता है कर्लिंग ऑफ, ये डायरेक्ट राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल हम करते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करने के लिए, ठीक है। जो थंब जो है ना वो हमेशा याद रखना, या तो वो डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है और एंगुलर वेलोसिटी। इफ अ स्प्रिंग इज पुल्ड इन द राइट डायरेक्शन द फोर्स दैट विल कॉज द स्प्रिंग टू गो बैक इन द लेफ्ट डायरेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द मीन पॉइंट, इफ अ स्प्रिंग इज पुल्ड इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा एक बात याद रखो, यहाँ पे ये आपका ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, क्या है, ये एक स्प्रिंग है। अब इसको मैं, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है, अगर इसको मैं खींचूँ इस तरफ मैंने खींचा तो ये क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था, इस पर इसको राइट साइड पर लाने के लिए क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये क्या, किस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, ठीक है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इस तरफ खींचा तो राइट साइड, और फोर्स क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था, जब छोड़ दूंगी तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड पर गया, तो ये जो फोर्स होता है ना ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और हमेशा याद करना रिस्टोर का मतलब ही क्या होता है, रिस्टोर को समझना पड़ता है। रिस्टोर का मतलब ये होता है कि भाई उसे अपनी असली हालत में, यानी या उसे आप उसे बचाओ, एक चीज़ को आप उसे रिस्टोर करो या आप उसे बचाओ या उसे अपनी असली हालत में लेकर आओ, तो दैट इज फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ये देखो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑस्किलेटर। अ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छा एक काइनेटिक एनर्जी वो प्रोसेस कर रहा है, और व्हाट मास कैन बी एस्टिमेटेड, अच्छा हमें उस पार्टिकल का मास बताना है, और वो उस पार्टिकल के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसकी जो स्पीड है वो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना है। देखो एक चीज़ मूव कर रही है ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी, ये आपकी बुक में भी सॉल्व किया गया है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। फॉर्मूला इन्होंने क्या लगाया, काइनेटिक एनर्जी का ही लगाया है। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है तो ये दे दी, अच्छा 1/2 अपनी जगह पे, m हमें मालूम करना है, m अपनी जगह पे, वेलोसिटी इन्होंने हमें पता है क्या दी है, इन्होंने हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया है, ठीक है, ठीक है, हमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज द स्पीड ऑफ मूविंग विद द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से जा रही है, यानी स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमने डाल दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट पर हमने जब स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास ये आंसर आया, क्लियर हो गई बात। अब मास निकलवाना है, मास साइड पर, सारी चीज़ों को एक साइड पे फेंको, इसको सॉल्व करो तो आपके पास 1 kg आंसर आएगा, ठीक है, ये आपके बुक में पहले से ही सॉल्व था। एज द पार्टिकल मूव्स इन फ्रॉम इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसको मैंने बहुत समझा, सारा टाइम इसी पर ही लगा, इसलिए अगली वीडियो ही नहीं आई, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि आपके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा है कि ये अर्थ सरफेस है, मैं पहले भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी समझा चुकी हूँ, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये एक वो पॉइंट है और ये एक वो इन्फिनिटी है, ठीक है, आप इसे इन्फिनिटी समझ करो जहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल होती है 0, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की आप अगर डेफिनेशन देखो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलती है कि
द मूवमेंट ऑफ दैट एनीथिंग, इस पॉइंट से, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ जाना, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने, ठीक है, तो वो बोलता है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखो एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इस पर कंफ्यूज मत होना, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलती है कि अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट पर जाना, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल यानी इस पॉइंट पर नहीं, लेकिन आप बोल दो कि एक हाइट पर जाना, ठीक है, और वो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस एक हाइट पर जाना, ठीक है, जो कॉमन हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते रहते हैं, एक हाइट पर जाना, ये आपके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलती है कि एक पॉइंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है, वो बोलती है कि एट सर्टन पोजिशन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना फ्रॉम दैट पॉइंट टू द इन्फिनिटी वेयर एफ जी इज जीरो, यानी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है उस पॉइंट तक जाना, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, ठीक है, कि अगर जब हम, क्या होता है कि जब हम इस साइड पे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे हम जब जा रहे होते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहे होते हैं, तो पता है आपका वर्क जो है ना, वर्क डन, वो आपका हो रहा होता है नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो रहा होता है, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही होती है, और इंक्रीज का मतलब लेस नेगेटिव हो रही होती है, ठीक है। कैसे, जब हम इस तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ से जा रहे हैं या इस पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है, तो तीन चीज़ें हो रही है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज यानी लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव का मतलब देखो जीरो की तरफ जा रही है ना, ठीक है। लेकिन जब हम इस इन्फिनिटी से, ये इस पॉइंट से हम जब नीचे आने की कोशिश करते हैं ना, ये देखो, जब ऐसे नीचे आने की कोशिश करें टूवर्ड्स द अर्थ जा रहे हैं, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है, यूँ आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी मोर नेगेटिव हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, मोर नेगेटिव। आपको पता है ना, जब एक चीज़ मोर नेगेटिव हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही होती है असल में, ठीक है, मोर नेगेटिव हो रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यानी मेरे पास इस तरह लिखा हुआ भी है कि जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, देखो इस पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब इस पॉइंट से हम नीचे आ रहे हैं ना, तो दैट इज़ आपकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये लोग जो बोल रहे हैं सवाल में कि एज द पार्टिकल मूव्स इन, पार्टिकल क्या हुआ, अंदर आया, फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी फ्रॉम इन्फिनिटी से वो अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इन्होंने बोला है रिमेन सेम। अब मेरे लिए तो ये डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम नीचे आ रहे हैं, अर्थ सरफेस की तरफ आ रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि जब आप इस पॉइंट से नीचे जाते हो ना, इस पॉइंट से अगर आप नीचे जा रहे हो ना, तब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अदरवाइज अगर आप इन्फिनिटी से मूव इन हो गए हो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपकी वैल्यू सेम रहेगी। आई डोंट नो यहाँ पे इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया इसलिए रिमेन सेम है कि भाई इन्फिनिटी से मूव इन हुए हम, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब डिक्रीज तब होती है जब हम इस पॉइंट से नीचे आते हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट जब हम अर्थ टूवर्ड्स अर्थ जा रहे होते हैं तब डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप मुझसे ज़्यादा पढ़े होंगे, अदरवाइज़ मैं तो खुद अपना भी पढ़ी हूँ, आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, तो आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन को, लेकिन इन्होंने रिमेन सेम लगाया हुआ है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दे दिया। अदरवाइज़ मुझे जितना लगता है ये रिमेन सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी से मूव इन हुआ है, इस पॉइंट से हम टूवर्ड्स द अर्थ जब जाते हैं तब आपकी यू जो है डिक्रीज हो रही होती है, यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर ये एक पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर इससे इस तरफ जा रहे तो आपकी यू इंक्रीज हो रही है, इससे नीचे आ रहे तो आपकी यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, समझ आ गई बात। सवाल क्या है, इन्फिनिटी से वो अंदर आया है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ग्रेविटेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, ठीक है, इसलिए इन्होंने रिमेन सेम लगाया है। If there is a vector x, what should be added in order to make its magnitude as well as its direction equivalent to null vector? अच्छा, अब एक वेक्टर x है, अब उसमें ऐसा क्या ऐड करें कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नल हो जाए, ठीक है, दैट इज़ उन्होंने वेक्टर x लगाया है, सेम वेक्टर विद एन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैट प्लेस विल बी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा समझो कि मास ऑफ द बॉडी एक एलिवेटर में है जो कि अप मूव कर रहा है, क्या पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा,
क्या चक्कर है कि जो एक्सेलरेशन है वो बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैट प्लेस विल बी। अब बताओ मास ऑफ द बॉडी इन एलिवेटर, मास यानी मास पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो मूव करिए ऐसी एक्सेलरेशन के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है, तो दैट इज आपका रिमेन सेम रहेगा मास, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ लीनियर डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश है, हमें एक वैल्यू बतानी है लेकिन बहुत घुमाया हुआ है। लीनियर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। एस सम सब जो, ठीक है, कवर्ड बाय पर सेकेंड यानी नीचे टी आ रहा है, मूविंग पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ यानी ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर इसके। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, रेडियस एंड ओमेगा, ठीक है। इस तरह घुमा रहे हैं, बस कुछ भी नहीं है। द फोर्स ऑन अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नीट्यूड फील्ड ऑफ इंडक्शन इज, ये वाला फॉर्मूला बहुत, अगर फॉर्मूला है तो बहुत आसान है। ये सारे आपके रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। फॉरवर्ड बियासिंग आपको ये पता होना चाहिए, एन शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव वाइल बी पॉजिटिव टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर एक फॉरवर्ड होता है एक बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। इफ द केल्विन कंडीशन बिकम्स अनएप्लीकेबल देन, अगर केल्विन कंडीशन अनएप्लीकेबल तो फिर हम जाएंगे क्लॉसियस एप्लीकेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड इस क्वेश्चन पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दूसरी वीडियो मैं डालती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी।